हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 2 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया गेट्स यूएस सपोर्ट इन फाइट अगेंस्ट टेरर। तो यूएस कह रहा है कि पहलगाम अटैक को जो है हम क्रिटिसाइज करते हैं, वी आर विद यू। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो ट्रेन करते हैं, फंड करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है ना। उसके बाद इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कुछ नोट नहीं करेंगे। यूएस गेन्स असेस टू यूक्रेन्स मिनरल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे यूएसए गेन्स असेस टू यूक्रेन मिनरल्स। जो यूक्रेन के मिनरल्स हैं उनको उनका असेस मिल गया है, किसको? यूएसए को। ठीक है। तो यहाँ पर the US and Ukraine signed USA and Ukraine। तो पहले इसकी रीडिंग मान लेते हैं फिर बनाएंगे नोट्स। US and Ukraine signed an agreement granting America access to Ukraine's vast mineral resources, finalizing a deal months in the making। तो अब यहाँ पर ये डील क्यों हुई है? तो बेसिकली यूएसए ने, ये आप नोट नहीं करेंगे, इसको समझे। यूएसए ने मिलिट्री या फंड्स प्रोवाइड करें, मिलिट्री फंड्स या वॉर के लिए फंड्स, पैसे प्रोवाइड करें हैं यूक्रेन को। तो यूएसए कहता हमने ऐसे तो प्रोवाइड करे नहीं, तुमको वापस तो करने पड़ेंगे। अब यूक्रेन के पास पैसे तो है नहीं, तो यूक्रेन अपने जो रेयर मिनरल्स है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मिनरल्स जो है वो यूएसए को दे रहा है। ठीक है ना। और इसके बदले में उसको क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूड मिलिट्री एड, मतलब मिलिट्री सपोर्ट मिलेगी। द डेवलपमेंट कम्स एमिड concern that President Donald Trump might scale back support in ongoing peace negotiations with Russia. The two sides offered only the bare bones। अभी स्ट्रक्चर पूरा डील का नहीं हुआ है। इसको क्या बुलाया जा रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव यूएस access to Ukraine's valuable rare earth minerals। The agreement signals clearly to Russia that the Trump administration is committed to peace process centered on a free, sovereign and prosperous Ukraine। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प इन्वेजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे यूएसए एंड यूक्रेन साइंड अग्रीमेंट granting American access to Ukraine's vast mineral resources। तो जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल्स है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स हमारे जितने भी कार्ड्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें यूज़ होते हैं ये वाले मिनरल्स। तो उसका असेस जो है वो मिल जाएगा और इससे बहुत फ़ायदा होगा यूएसए को, क्योंकि अभी की डेट में सिर्फ चाइना ही ये सबसे ज़्यादा, इसके पास, चाइना के पास हैं ये वाले मिनरल्स। अब यूएसए के पास भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द डील बनाया है, डिटेल्स नहीं बनाई है। स्ट्रक्चर ऑफ द डील ही करी है, डिटेल्स नहीं बनाया है। और इसको ये क्या बुला रहे हैं? इसको कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन री इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। मोदी चैंपियंस ऑरेंज इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? तो ऑरेंज इकोनॉमी जो होती है, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी, रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट लेवरेज क्रिएटिविटी, कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू जनरेट वेल्थ एंड जॉब्स। ठीक है ना। मतलब क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, जिसके थ्रू आप क्रिएटिविटी को यूज़ करते हो वेल्थ और जॉब्स जनरेट करने के लिए, तो उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। अब इंडिया ने क्या ऑर्गेनाइज किया? वेव समिट ऑर्गेनाइज करी। वेव समिट क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो यहाँ पे लिखेंगे वेव्स समिट। तो वेव समिट जो है वो कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई है। ठीक है ना। यहाँ पर वेव्स की फुल फॉर्म लिखेंगे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट।
ठीक है ना, ये मुंबई में हुई है। और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, क्या अपीलिंग टू ग्लोबल कंपनीज टू क्रिएट कंटेंट इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लैट, ठीक है, ये क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ये समिट हुई थी, दूसरे एग्जाम में पूछा जाएगा अच्छा ये समिट कहाँ पर हुई थी, हम कहेंगे ठीक है जी मुंबई में हुई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों कर रही थी। बट क्लैट वाले पूछ सकते हैं कि ये वेव समिट हुई थी मुंबई में, क्यों हुई थी, क्या बोल रहे थे उसमें। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा अपीलिंग ग्लोबल कंपनीज, अपीलिंग ग्लोबल कंपनीज टू क्रिएट कंटेंट इन इंडिया, कि वो कह रहे हैं कि आप कंटेंट जो है वो इंडिया में क्रिएट करिए, हम बहुत एक्सेप्टेबल हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं जितने भी जॉनर से लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे पारसीज आए, हमारे यहाँ पे जूस आए, बहुत बढ़िया सेटल हुए हैं। हमारी कंट्री जो है रिस्पेक्ट करती है सभी कल्चर्स को, सभी सभी की तरह के लोग जो हैं वो आ सकते हैं, ये बोला, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, चैम्पियंस ऑरेंज इकोनॉमी, मोदी चैम्पियंस। अब यहाँ पर हम ये लिख लेंगे, मोदी चैम्पियंस ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी ऑल्सो नोन एज, लिखेंगे ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमी, refers to economic activities that leverage creativity, culture and intellectual property to generate wealth and जॉब्स। मतलब आप क्रिएटिविटी से वेल्थ और जॉब्स क्रिएट कर रहे हो तो उसको ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये वेव्स की फुल फॉर्म वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट मुंबई में हुई है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद विजिंगम पोर्ट जो है उसको भी खोल दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल वेदर पोर्ट जो है, टू डेडिकेट द पोर्ट टू द नेशन टुडे, ठीक है, विजिंगम पोर्ट। ना ये पोर्ट जो है ये केरला में है। और इससे क्या होगा, अभी हम जो डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है ना। हमारा 75% ऑफ ट्रांसशिपमेंट जो हो रहा है वो इंटरनेशनल पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। हमारा खुद हम ये पोर्ट्स बना करके पैसे कमा सकते हैं बट नहीं हो पा रहा है, अब होगा। विजिंगम जो है इंटरनेशनल सी पोर्ट, विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है ना। अब ये जो है इससे क्या होगा, इंडिया की जो मैरीटाइम शिपमेंट है वो हम खुद, ऑल वेदर पोर्ट है ये हमारा, ऑल वेदर पोर्ट, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड टू बी अ गेम चेंजर इन साउथ एशियाज मैरीटाइम ट्रेड। अब क्लैट वालों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा बताओ इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम इंटरनेशनल पोर्ट्स का यूज़ कर रहे थे बट अब हमारे पास खुद के पास एक इंटरनेशनल पोर्ट आ गया है जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारे लोग पैसा कमा पाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है ये क्लैट के बच्चों के लिए है। तो आपको ये लर्न हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। PM मोदी टू री लॉन्च अमरावती प्रोजेक्ट। तो अमरावती प्रोजेक्ट क्या है, पहले हम लिखेंगे PM मोदी टू री-लॉन्च अमरावती प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो अमरावती प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। सो बेसिकली आंध्र प्रदेश जो है उसने बोला, आंध्र प्रदेश ने बोला कि हम एक बिल लेकर आए जिसमें कहा गया कि 3 कैपिटल्स होंगी। नॉर्मली एक स्टेट की एक ही कैपिटल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो जैसे समर और विंटर कैपिटल होगी वो भी जो पहाड़ी स्टेट्स है, माउंटेन वाली जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वो वाला टाइप्स, ठीक है। बट मोस्टली जो स्टेट्स हैं उनकी एक ही कैपिटल है ना, कैपिटल सिटी एक ही है उनका। तो आंध्र प्रदेश जो है वो कहते हैं नहीं हमारे 3 होंगे, ठीक है ना, हम 3 सिटीज़ लेकर आएंगे जिसमें से हमारी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी वो विशाखापट्टनम होगी,
जो लेजिस्लेटिव होगी वो अमरावती होगी और जो जुडिशियल कैपिटल होगी वो कुरनूल होगी, ठीक है ना। तो ये 3 हम कैपिटल सिटीज़ बनाएंगे। अब इसमें क्या था, मल्टीपल कैपिटल सिटीज़ होंगे तो मल्टीपल सिटीज़ की डेवलपमेंट होगी। However, previously the Andhra Pradesh government had acquired around 30,000 acres of land approximately from farmers in and around Amravati region, so the decision of changing the capital may affect the farmers living out there। अब यहाँ पर क्या था, अमरावती वाला प्लान पहले ही स्टार्ट हो गया था कि अमरावती में कैपिटल बनेगी, वहाँ पे इन्होंने ज़मीन भी एक्वायर कर ली थी, लैंड भी ले ली थी, तो वो कहते हैं ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला हेल्ड दैट स्टेट लेजिस्लेचर लैक द कॉम्पिटेंस, कि उनके पास तो पावर ही नहीं है कि वो शिफ्ट कर सकें, बाइफरकेट कर सके, ट्राइफरकेट कर सकें द कैपिटल। फाइनली गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने बोला हम अमरावती में ही जो है कैपिटल बनाएंगे। तो ये कौन सी स्टेट का है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल इशू, इसको कैसे याद करेंगे, आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल इशू, जिसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था कि 3 कैपिटल्स होंगी, जिसके अंदर कौन सी होगी, विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, ठीक है, अमरावती में लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल होगी, ठीक है ना। बट अब सारा प्रोग्राम, न्यू गवर्नमेंट आई है वहाँ पर, न्यू गवर्नमेंट सेज ओनली 1 कैपिटल, न्यू गवर्नमेंट सेज ओनली 1 कैपिटल, और जो 1 कैपिटल होगी वो कौन सी होगी, जो न्यू कैपिटल, जो 1 कैपिटल होगी वो अमरावती होगी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान क्लोजेस्ट एलाइज में हैव बीन मिस्ड बट सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया यूएई। तो वो बोल रहे हैं कि जो अटैक हुए हैं पहलगांव वाले, उसके अंदर यूएई, सऊदी अरेबिया, इनसे हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है, यूएसए, इवन तालिबान भी बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, जो अफगानिस्तान को रूल करता है। ऐसा पहले नहीं था। 2012 में सऊदी अथॉरिटीज असिस्टेड इंडिया इन सिक्योरिंग द अरेस्ट ऑफ सैयद ज़बीदीन अलियास अबू जुंडाल एंड एलिट इंडियन को कॉन्स्पिरेटर बीइंग ट्राइड फॉर 26/11, तो तब हुआ था। बट उससे पहले भी अगर हम जाएं तो वो कह रहे हैं कि बहुत बार हमने इनसे दाऊद इब्राहिम मांगा था बट दे रिफ्यूज, बट अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, 1990 से जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं। बट इसमें बस हमें इतना ही पता होना चाहिए, MCQ क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग 3 नेशन टूर किया उन्होंने। क्यों किया 3 नेशन टूर? यूएसए ने उनके ऊपर 145% टैरिफ लगा दिया है, ठीक है ना। यूएसए इम्पोज्ड 145% tariff on Chinese import. Facing what is the moment tariff on Chinese exports, ठीक है ना, 145% टैरिफ लगा दिया है। फेसिंग इट द मोमेंट 145% ऑन चाइनीज एक्सपोर्ट्स इम्पोज बाय ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। एक मिनट, जो एग्जैक्ट है ये मैंने पहले लिखवाया था, अभी मत लिखो, ये वाला मुझे एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, तो हमें एग्जैक्ट चेक करके मैं बता दूंगी। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया जा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ ट्रेड करिए, हम आपकी ओनली ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्क रिलेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़ भी करी है। इसके ऊपर हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, तो लिख लेते हैं इस पर। ये बस ये चेक करना है आपको कि ये कहाँ पर हुई है, और लिख लो इसको, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्क रिलेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। चाइना इज कीन टू इंसुलेट, तो चाइना जो है यूएस जो टैरिफ लगा रहा है उसकी वजह से ट्रिप वगैरह कर रहा है। उसके बाद बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। तो इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने क्या किया, सस्पेंड किया है। तो द वर्ड सस्पेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी जगह बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होंगे बट उनके मीनिंग अलग हो जाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करी गई थी, ठीक है। एंड उसके अंदर वाटर जो है वो, रिवर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी,
ठीक है, तो 19 हमें याद रखना है 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन करी गई थी, जो क्या कहते हैं गिव्स इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स ओवर 3 ईस्टर्न रिवर्स, 3 ईस्टर्न रिवर्स पे अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स इंडिया को देते हैं, और वो कौन सी हैं? रावी, ब्यास एंड सतलुज। ये किसकी हैं? RBS, BSR, कुछ भी ऐसे याद कर सकते हो। ये 3 रिवर्स जो हैं इस पे इंडिया गिव्स इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स ओवर दीज 3 रिवर्स। हम तीनों को अनरिस्ट्रिक्टेड राइट मिलती, हमको तीनों पे मिलती हैं। पाकिस्तान के किसके हैं? पाकिस्तान was given exclusive control over 3 western rivers, that is Indus, Jhelum and Chenab। तो ये उनका इंडिया रिटेन लिमिटेड राइट टू यूज, इंडिया के पास इसकी इंडिया retained limited rights to use the waters for non-consumptive पर्पसेस। नॉन कंजम्पशन के लिए, जैसे हम हाइड्रो पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो ये वाली रिवर्स हैं 3, ठीक है ना। तो 3 रिवर्स कौन सी, ये हमें पता होना चाहिए। और जो ये डील थी किसने ब्रोकर्ड बाय, मतलब इसमें मीडिएशन किसने करी थी? ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया था, ये डील को वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया था, ठीक है ना। तो ये हमारी रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि इंडिया ने जो डील है वो सस्पेंड कर दिया। क्या इंडिया सचमुच डील सस्पेंड कर सकता था? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया डील सस्पेंड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं इंडिया अनाउंस्ड IWT would be held in abeyance with immediate effect। इमीडिएट इफेक्ट, अबेयंस मतलब साइड कर दिया गया है, सस्पेंड कर दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर IWT कैन नॉट बी ऑल्टर्ड यूनिलैटरली। अब ये हम लिख लेंगे ये सारे पॉइंट्स। इंडस वाटर ट्रीटी कैन नॉट बी ऑल्टर्ड यूनिलैटरली, मतलब अकेले आप नहीं चेंज कर सकते। आर्टिकल 12 स्टिपुलेट्स, आर्टिकल 12 क्या कहता है? दैट द ट्रीटी कैन ओनली बी टर्मिनेटेड थ्रू अ duly ratified treaty agreed by both states। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे रेटिफाई नहीं कर सकते, आपको एक और ट्रीटी करनी पड़ेगी, उसके थ्रू मतलब आप कर सकते हो। तो अबेयंस में क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि the term hold in abeyance as used by India in its letter to Pakistan is neither recognized in international law nor mentioned in Vienna Convention on the law of treaties, the principal treaty governing agreements between। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो इंडिया ने टर्म यूज़ करी है, ये हमारा 7th पॉइंट यूज़ होगा। The term hold in abeyance as used by India in its letter to Pakistan is neither recognized in international law nor mentioned in Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969। तो वेना कन्वेंशन जो वेना, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आ सकता है वो आता है वेना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ कब आया था, 1969 में आया था। और ये क्या है, प्रिंसिपल, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, द प्रिंसिपल जो ट्रीटीज़ को गवर्न करता है, प्रिंसिपल ट्रीटी गवर्निंग अग्रीमेंट्स। अब ये जो है वो कह रहे हैं कि यस ये इंडिया पे एप्लीकेबल हो सकता है, दो इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ, एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट्स। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं वेना कन्वेंशन के बारे में, दिस कैन बी एप्लीकेबल टू इंडिया। ठीक है, दो इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड वेना कन्वेंशन, ये लिखेंगे इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड, इंडिया इज नॉट पार्टी, तो लिख लो हैज़ नॉट रेटिफाइड वेना कन्वेंशन, एंड पाकिस्तान हैज़ साइंड, ये रेटिफाइड नहीं आएगा, हैज़ नॉट, इज़ नॉट, ये पूरा क्रॉस करके लिखेंगे, इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू VCLT, Pakistan has signed but not ratified it। ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि आप ट्रीटीज़ में चेंज करके लिख के आ सकते हो अगर देयर इज़ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन सर्कमस्टांसेस है तो लेकर आ सकते हो, बट वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं, क्या ये वॉर वाली सिचुएशन, अटैक, क्या ये माने जाएंगे या नहीं। चेंज इन सर्कमस्टांसेस, अगर फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है ना, तब देन ट्रीटी कैन बी रेप्यूडिएटेड, ये कहता है ट्रीटी कैन बी रेप्यूडिएटेड। ठीक है ना, बट क्या ये इंडिया कर पाएगा प्रूफ की चेंज इन सिचुएशन है या वो है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा दिस इज इन द स्वाटर ट्रीटी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। अनिल कुमार लाहौटी, ट्राई के चेयरमैन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद NIA टू कलेक्ट वॉइस हैंड राइटिंग सैम्पल्स ऑफ तहावुर राना, तहावुर राना को एक्स्ट्राडीट करके USA से लेकर आए हैं। 26/11 मुंबई टेरर अटैक का अक्यूज है ये, ठीक है ना, एंड अभी ये NIA के पास है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के पास। ईरान सेज नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स विद US इज पोस्टपोन्ड, तो मतलब US और ईरान में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, US ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, ठीक है, एंड हु इज द मीडिएटर, ओमान इज द मीडिएटर। अब यहाँ पर US ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, रोक टोक लगाई हुई है ईरान पे कि तुम ये मत करो, तुम ट्रेड नहीं कर सकते, तुम न्यूक्लियर हो जाओगे, ठीक है। और ईरान जो है वो न्यूक्लियर होने पे काम कर रहा है, अगर न्यूक्लियर हो जाता है US के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। तो ओमान इज़ द मीडिएटर बिटवीन US एंड ईरान। उसके बाद ट्रम्प कैन नॉट यूज़ एलियन एनिमीज एक्ट टू डिपोर्ट वेनेजुएलन्स, तो ट्रम्प जो है उन्होंने वेनेजुएलन्स को डिपोर्ट कर दिया है एल सेल्वाडोर नाम की कंट्री में, तो कोर्ट कह रही है कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ट्रम्प ने वेनेजुएलियंस को एल सेल्वाडोर नाम की कंट्री में भेज दिया है, ठीक है। ट्रम्प प्रेजेस मस्क, ट्रम्प जो है वो मस्क की तारीफ कर रहे हैं, एलन मस्क की, और अब वो कह रहे हैं कि अब जो है मैं वाइट हाउस में काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी कंपनीज को भी देखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, नोबडी वांट्स अनदर सेंट्रलाइज्ड रिजीम इन सीरिया से सीनियर कर्दिश लीडर। तो सीरिया में अभी क्या चल रहा है, तो सीरिया के अंदर हु इज इन पावर, लिखेंगे सीरिया के अंदर हयात तहरीर अल शाम, that is HTS, the jihadist group led by Abu Muhammad al-Jolani. This guy is also known as Ahmad
al-Shara that captured power in Syria, captured power in Syria in December. Now this is very important. December 2024 में these guys have captured power in Syria और ये क्या बनाना चाहते हैं? wants to establish a Salafi regime. कौन सी regime? Salafi regime in Damascus, that is capital of Syria. But बहुत सारे जो है countries, minorities are opposed to this. Countries जो minority opposing. ठीक है ना, जैसे सीरिया के जो ये लीडर हैं ये भी अपोज कर रहे हैं, सलीम मोहम्मद, मुस्लिम मोहम्मद. बट हमें क्या पता होना चाहिए कि सीरिया में इस टाइम पे पावर में कौन है? HTS नाम का ग्रुप, दैट इज़ हयात तहरीर, इट इज़ ये है TAHRIR. ठीक है, तो दिस गाय इज इन पावर, दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड हु इज़ द पर्सन? अबू मोहम्मद अल जरोनी, जिसको अहमद अल शरारा भी बोला जाता है. और वो कौन सी रिजीम लेकर आना चाहते हैं? सलाफी रिजीम लेकर आना चाहते हैं. दैट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड रिजीम. नाउ व्हाट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड रिजीम? कि जैसे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही है जो सभी स्टेट्स को भी चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो ही ना, दैट इज सेंट्रलाइज्ड. हमारे यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है, फेडरलिज्म है, दैट इज पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट राइज इन एक्शन टेकन अंडर PMLA. तो PMLA जो है, इट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट क्या होता है? कोई जो इलीगली पैसे कमा रहा है. ये कब आया था? 2014 में. तो लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2014. ठीक है. नाउ हु इज द चीफ? ED चीफ कौन है? नाउ व्हाट इज ED? ये भी मैं बताती हूँ आपको. राहुल नवीन इज द ED चीफ. हु इज ED? ED क्या होती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ना, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं. दिस इज़ द अथॉरिटी जो PMLA के अंडर जितने भी केसेस आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगली जो पैसे कमा रहे हैं वो केसेस देखते हैं. हु इज़ द चीफ ऑफ ED? राहुल नवीन. उसके बाद हाल क्लियर्स आर्मी एंड एयरफोर्स वर्जन्स ऑफ ध्रुव हेलीकॉप्टर. तो पहले ये उड़ा नहीं रहे थे कि कुछ दिक्कतें हैं, बट अब जो है क्लियर्ड फॉर ऑपरेशन बेस्ड ऑन डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमिटी रिकमेंडेशंस. ठीक है ना. क्लियर्ड फॉर ऑपरेशंस. HAL दैट इज हाल क्लियर्स आर्मी एंड एयरफोर्स वर्जन्स ऑफ ध्रुव हेलीकॉप्टर्स फॉर ऑपरेशन. तो कि ये उड़ सकते हैं. ठीक है ना, अलाउ कर दिया इनको उड़ना. तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव. एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है. ठीक है ना. जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हाल जिसको बोलते हैं, वो इसकी मैन्युफैक्चरर है. एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ द हेलीकॉप्टर. ठीक है, आगे चलेंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, स्लोगन्स कहाँ पर? मध्य प्रदेश में. केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड. पहलगाम टेरर अटैक की प्रोटेस्ट में ऐसा हुआ. यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस G. किशन रेड्डी सेड ऑन थर्सडे दैट सेंसस एक्ट 1948 वुड हैव टू बी अमेंडेड. तो ये हम लिखेंगे क्यों अमेंड होगा? क्योंकि कास्ट सेंसस होगा. अब सेंसस एक्ट 1948 वुड बी अमेंडेड. किस चीज़ के लिए? टू इनेबल कास्ट सेंसस, टू इनेबल कास्ट in next census
एक्सरसाइज। तो जो कास्ट सेंसस होना है उसके लिए कब का एक्ट है, 1948 का एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंसस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन 2026 टू अलाइन विद द शेड्यूल ऑफ डिलिमिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब न्यूज़पेपर में आगे तो एग्ज़ाम में फॉर श्योर आ सकती है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, ठीक है ना, इसने क्या कहा था, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ constituencies is to be carried out on the basis of population data of first census after 2026। सो बेसिकली सेंसस क्या होता है, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, ये हमने कल भी बात करी थी। अब क्या हुआ, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होते हैं, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज की इस एरिया में से कितने एमएलए जाएंगे, एमपी जाएंगे, ये सारा करना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के थ्रू ये फ्रीज कर दिया गया था कि अभी नहीं होगा। 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग रीड्रॉ होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है ना, जो अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड है, ठीक है ना, करंट, ये लिखेंगे करंट सीट्स are drawn on the basis of 1971 सेंसस। जो करंट सीट्स हैं वो किसके बेसिस पे ड्रॉन है, 1971 सेंसस पे। हुआ 1973 में था डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, बट सेंसस तो उससे पहले हुआ था। ठीक है ना, तो इससे पहले क्या रूल था, जब जब सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगी। ठीक है, यूएस नोटिफाइज पोटेंशियल सेल ऑफ मैरीटाइम सर्वेलेंस टेक वर्थ $131 मिलियन टू इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इन एन इंडिकेशन दैट द एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ क्वाड ग्रुपिंग फॉर द रीजन, द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इज मेकिंग प्रोग्रेस, यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेटिव एजेंसी issued a notification stating that US State Department has made a determination approving a possible foreign military sale to India of IMPDA and related equipment for an, तो यहाँ पर US might का मतलब मे बी, शायद, might sell to India IPMDA and related equipment। तो सबसे पहले IPMDA की फुल फॉर्म इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वेस्टेड टू बाय, क्या बाय कर रहे हैं, सी विजन सॉफ्टवेयर, टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड टीम, टेक्निकल असिस्टेंस field team, that is TAFT training। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है इंडिया ने मांगी है। अब देखो इसका अप्रूवल मिलता है या नहीं। IMPDA क्या था, IMPDA की फुल फॉर्म हमने लिख ली है, was announced, लिखेंगे was announced by Quad grouping at Tokyo Summit in May 2020 to track dark shipping and build a faster, एक मिनट, मेरे पैड का चार्जर,
तो track dark shipping and build a faster track dark shipping and build a faster कहाँ पे थे हम, build a faster, wider and more accurate maritime picture. तो more accurate maritime picture. अब इसके अंदर the proposed sale will support the foreign policy and national security objectives of the US by helping to strengthen US-India relationship. The proposed sale will improve India's capability to meet current and future threat. Maritime domain में the principal contractor will be, ये important है, ये हम लिखेंगे, principal contractor will be Hokkei 360, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड इन, वैसे लोकेशन नहीं आएगी, हर्डन वर्जीनिया। तो ये है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर।